बेटा हम एक नया पाठ पढ़ रहे हैं जो आरंभ हो चुका है। पाठ का नाम है नन्हा फनकार। वह लड़का, हमने देखा है कि एक लड़का है जो 10 साल का है और वह नक्काशी का काम कर रहा है। तभी एक बहुत बड़े सज्जन आते हैं, गले में मोतियों की माला और हाथों में अंगूठियां हैं, और वह उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं नक्काशी का काम कर रहा हूँ। ऐसे कहता है। ये पाठ है, फिर भी एक बार हमारे मित्रों के लिए एक बार देखेंगे। ये वास्तव में ये अ, पाठ अकबर के समय का है। मतलब कब का है बेटा? अराउंड आप बताएंगे किस ईयर का है? बेटा अकबर के काल के समय का है। लगभग मान लीजिए कि ईसा संवत्सर 1500, मतलब एक्चुअली अकबर का काल है 1556 से लेकर 1605 तक का। अर्थात उस समय में अकबर भी जवान थे, मतलब कि लगभग मान लीजिएगा कि 1575 के बाद की कथा है ये। तब की है 1575 के बाद की कथा है। तो देखेंगे हम पाठ में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए, नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कि एक छोटा सा लड़का है, उसके हाथ में हथौड़ा है, छेनी है। छेनी मतलब मैंने आपको बताया था क्या है बेटा? चीसल। मतलब ऐसे मारते हैं पत्थर को। और हैमर से आपने देखा होगा, सुनार के पास भी होता है, देखा है आपने? वैसे कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अदबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। कि देखिए बेटा, आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं और हर काम घंटों में, मिनटों में हो रहा है। मगर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले काम सभी लोग अपने हाथों से करते थे, मतलब कि लोग ही करते थे, मशीनें नहीं थी। आज देखते होंगे कि आप बड़ी बड़ी लगभग 100 मंजिलें इमारतें खड़ी हो रही हैं। अगर सोचिएगा कि 100 मंजिलें इमारत के ऊपर तक अगर मटेरियल ले जाना है तो कितना मुश्किल होता था। वो काम कितने वर्षों तक चलता था। आजकल क्या है, स्पर्श यादव, अगली बार ऐसा करोगे तो मैं आपको क्लास में से निकाल दूंगा। कि बड़ी बड़ी इमारतें तक मटेरियल कैसे ले जाता है। आज देखते हैं, आज बहुत सारे ट्रेन्स आ गई हैं। आप देखते होंगे कि हमारे, खास करके हमारे गच्चीबौली में और तेलापुर में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं। कि ऊपरी इमारत तक मटेरियल कैसे जाएगा? बस क्रेन से एक स्विच दबा दिए और वजनदार से वजनदार माल ऊपर चला जाता है मशीन से। उसी तरह से उस समय में भी जो नक्काशी का काम होता था, मतलब कि बड़े बड़े राजा लोग जब बड़े बड़े किले बनवाते थे, बड़े बड़े भवन बनवाते थे, तो वो क्या करते थे, सीधे बिल्कुल ऐसे साफ से नहीं बनाते थे इमारतें। उसके ऊपर बहुत कुछ नक्काशी का काम किया जाता होगा। मैंने इससे पहले भी बताया था कि आपको कि मैंने मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन नक्काशी का काम देखा है। तो कहाँ देखा है? देलवाड़ा के जैन मंदिर में। माउंट आबू, राजस्थान में एक माउंट आबू नाम की जगह है। वहां पर जो मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर, उसके अंदर अभी आपको कभी मौका मिला, आपके माता पिता को मौका मिला तो जरूर जाइएगा। उसे देखकर बेटा सच में कहता हूं कि ये आदमियों ने बनाया है या मशीन ने बनाया है, कहना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की तिरछे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि देखिए बेटा, वह हथौड़े से वार करता मतलब मारता था। किसको? हथौड़े से
छेनी को मारता था। और छेनी क्या करती थी, पत्थर पर एक प्रकार से डिजाइन मारती थी या कट करती थी पत्थर को। तो ऐसा काम करते समय वह क्या होता था, थोड़े थोड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते थे वे छितरा जाते मतलब हवा में उड़ जाते। उड़ जाकर क्या होता था, ये अपना ये जो लड़का है वह डर जाता था कि आंखों में कहीं न गिर जाए, इसलिए वह क्या करता था, आंखों को सिकोड़ लेता था, मतलब कि आंखों को बंद कर देता था। और वह मन ही मन धीमी आवाज में कुछ गुनगुना के रहता। देखिए मैंने इससे पहले बताया कि गुनगुनाना मतलब आदमी कब गुनगुनाता है, जब उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो ये काम करने में जो लड़का है, मतलब हमने जो लड़के का नाम हम जानते हैं मगर नेक्स्ट में आएगा उसके बाद ही बताएंगे, कि जो लड़का था वह बहुत ही आनंद से करता था। मैंने इससे पहले ही बताया है, जो काम आप खुशी से करते हैं उसमें बेटा हम इतना आनंद लेते हैं और वो काम करने में बहुत ही हम दिलचस्पी लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, टीम से करते हैं वो काम। तो बिल्कुल हमारा केशव भी क्या करता था, वो नक्काशी का काम कुछ मन ही मन गुनगुनाते हुए, मतलब पूरा लीन होकर खुशी से वह वह काम करता था। और साथ ही साथ उसके आसपास के लोग भी ये काम कर देते थे। केशव 10 साल का था। देखिए उस लड़के का नाम क्या है, केशव है। वह कितने साल का था, 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। देखिए ये जो हमारा केशव था ये तो छोटा बच्चा था, 10 साल का था केवल। वह अभी अभी काम सीख रहा था और उसके अंदर क्या सीख रहा था वो, सीधी लकीरें बनाना, मतलब डिजाइन पत्थरों पर बिल्कुल सीधी लकीरें बनाना और थोड़े बहुत घुमावदार मतलब क्रॉस लाइंस बनाना और उसके साथ साथ कुछ और काम करना। मगर इससे पहले वो उसने जो भी काम किया है उससे जो अब काम कर रहा है वह बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। मगर वह हार नहीं माना और वह धीरे धीरे अपना काम कर ही रहा था। और वह वह आगे क्या करना सोचता था, बारीक जालियां, मतलब कि आपने देखा होगा बेटा एक सेकेंड में अभी आपको दिखाऊंगा। ओहो ठीक है, जो बहुत बारीक बारीक बूटें होती थी वो बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। पर वह हार नहीं माना और धीरे धीरे वह एक एक काम करना सीख रहा था। उसे क्या क्या करना पसंद आता था, महीन महीन मतलब बहुत ही बारीक, मतलब बहुत ही आ, आ, हम क्या बोलते हैं, आ, बहुत ही मुश्किल मतलब कि यूनिक यूनिक बेल बूटे, मतलब कि उसकी तरह कहीं और नहीं होंगे वैसे चीजें बनाना चाहता था। और कमल के फूल, मतलब फूल उस समय में फूल बनाना बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता था। फूल बनाना था और लहराते हुए सांप मतलब एकदम फन यूं खोले हुए यूं नाचते हुए सांप बनाना। और इटला कर चलते हुए घोड़े घोड़े और घोड़ों की सवारी करते हुए जो रथ वगैरह बनाए जाते थे उन चीजों को बनाना बहुत ही मुश्किल मानता था। मगर वह अपने पिता की तरह यह सारा काम कर देना सोचता था, सीख देना सोचता था। नेक्स्ट, कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। देखिए अब केशव के बारे में जानना है तो वास्तव में केशव के माता पिता कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते थे। और रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए वो गुजरात से कहाँ आए, पहले आगरा आए। और उस आगरा में क्यों आए होंगे, शायद उस समय में ताजमहल बनवा रहे थे और या ताजमहल के किले का काम चल रहा था, क्योंकि उसके बाद में बताया था, बनाया था ना, शाहजहां ने बनाया था उसे। तो देखिए
कि उसके माता पिता वहां पर आए थे और वहीं पर काम उन्हें मिल गया और उन्हें कभी आगरा जाने का मौका, सॉरी, गुजरात जाने का मौका ही नहीं मिला। और यहीं पर आगरा में किसका जन्म हुआ? केशव का भी जन्म हुआ था। आगरे की गलियां, बस केशव को क्या मालूम। आज देखिए, आज आप कहाँ घूमते हैं। अब चलिए कोरोना है इसलिए आप घरों में बैठे हुए हैं। अगर अगर बेटा ये कोरोना नहीं होता तो ये गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमते अपने माता पिता के साथ? हम बहुत जगह पर गए होते या नहीं होते, है ना? बहुत जगहों पर गए होते। तो ये बेचारे को सिर्फ ये दो ही चीजें मालूम है। तो उसे बस केशव को दो ही चीजें मालूम है, एक है आगरा, दूसरा है सिकरी। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के आदमी की आहट भी ना सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? देखो, केशव अपने काम में व्यस्त था और वह अपना काम कर रहा था और वह उसी में पूरी तरह से मग्न था। मग्न था मतलब लीन था, उसी में डूबा हुआ था। इतने में कोई आदमी आने की आहट आई, मगर केशव उसको सुना नहीं। बस ठक 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 ठक, इस काम में ऐसी आवाज में वह डूबा हुआ था। और इतने में अचानक से एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी और उसने क्या कहा? वह माशा अल्लाह, मतलब वाह, वंडर, ओ गॉड, ये घंटियां कितनी सुंदर है, ये घंटियां तुमने ही बनाई है? उसने पूछा। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। देखिए, अब उसने कहा कि केशव, जब वो आदमी ने पूछा कि माशाल्लाह ये कितना सुंदर है और क्या तुमने ही बनाया, तो केशव मुड़कर देखा और बोला, हाँ बेशक, डू यू हैव एनी डाउट? मैंने ही ये बनाया है, नो डाउट। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा हूं? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब, मतलब बड़े अकड़ते ही जवाब दिया। किसको? उस आदमी को। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला कि वो आदमी बोला कि अरे भाई, मुझे तो तुम काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, मगर तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है। शिवा, कानों में पेंसिल नहीं डालते। शिवसाई, ऐसे काम मत करो बेटा। हाँ, तो वो बोला कि अरे भाई, देखने में तुम तो बहुत छोटे लग रहे हो, इसीलिए मैंने पूछा। तब केशव ने कहा, मैं 10 साल का हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं कितने साल का हूँ? 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। देखिए, तो उसने कहा 10 साल मतलब व्हाट? एक्चुअली ही इज अ स्मॉल किड, है क्या नहीं? अब आप सब लोग 10 साल के हैं, मतलब एक मान लीजिए 1 साल आगे पीछे, है क्या नहीं? 5th क्लास मतलब अंडरस्टूड कि यू आर 9 प्लस, मतलब अराउंड आप भी 10 इयर्स के हैं। तो बिल्कुल आपकी उम्र का था। बेटा, मैंने बताया था कि पहले जमाने में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, सभी को कोई ना कोई काम करना पड़ता था और वो बचपन से ही, मतलब बच्चे जब छोटे थे तभी से उनको उस काम में लगा देते थे। बिल्कुल केशव को ऐसे ही किया उसके माँ बाप ने। मोहम्मद, ये कौन है भाई मोहम्मद नाम से? अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। देखे तो उस आदमी ने कहा था कि मैं भी 13 साल की उम्र में
लड़ाई में भाग लिया। मैं भी तुम्हारी तरह जब तुम बचपन से काम कर रहे हो, मैंने भी वैसे ही काम किया। मैं भी कितने साल में लड़ा, एक युद्ध में भाग लिया मैंने 13 साल की उम्र में। अब केशव उस आदमी की तरफ पलटा और पूरी तरह से उस आदमी को देखने लगा। और उस आदमी की उम्र कितनी थी बेटा? लगभग व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्सन? अराउंड 30 ईयर्स, 30 साल का था। वह सफेद अंगर था, मतलब सफेद कोट पहना हुआ था और पैजामा भी पहने हुआ था। और उसके बाल कैसे थे? लंबे लंबे गहरे थे और गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। मतलब कि पगड़ी मतलब टबैंग, ये जो सिर के ऊपर पहनते हैं टोपी, वो पहना हुआ था वो आदमी। आगे लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। मतलब कि उस आदमी को देखकर केशव को लगा कि जरूर ये कोई बड़ा आदमी है। क्यों बड़ा आदमी है? क्योंकि गले में मोतियों की हार। बेटा आजकल तो बहुत, आप लोग शादियों में जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की चीजें पहनते हैं, मगर यहाँ पर उस आदमी के हाथ गले में जो मोतियां थी वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही कॉस्टली थी। और आंखों में, सॉरी, उंगलियों में अंगूठियां भी थी। अंगूठियां मतलब रिंग्स भी थे। तो ये देखकर उसने सोचा कि ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। तीखी नाक, नाक कैसी है उसकी? बिल्कुल लंबी है। बड़ी बड़ी आंखें, आंखें कैसी हैं? बहुत बड़ी बड़ी हैं। होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, और उसकी मूछें भी क्या है? होठों तक आ रही है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर रोचक से खड़े केशव को घेरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम करीने। देखिए, अब इतने में क्या हुआ कि केशव उस आदमी को देखते हुए सोच रहा था कि ये कौन होगा। हाँ, तो ये कौन है, यहाँ क्यों आया है, और कौन हो सकता है यहाँ तक आया, मतलब कौन आने दिया इसको ऐसे, और ये व्यक्ति कौन हो सकता है, ऐसे सोच रहा था। इतने में और उस आदमी ने कहा कि अरे भाई, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और शायद इसमें बहुत कुछ काम करने का बाकी है। इससे पहले केशव कुछ उसे जवाब ही दे रहा था, इतने में एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया। आकर बादशाह को सलाम करते हुए कहा कि हुजूर, मैं कुछ काम में रह गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं था, मुझे क्षमा करे, और आपका आने का पता ही मुझे नहीं चला। हाँफते हुए, हाँफते हुए मतलब ऐसे बोल मतलब कि वो दौड़ते हुए आया, इसको देखकर, उस व्यक्ति को देखकर। फिर वह मुड़कर पहुंच के खड़े केशव को बोलते हुए बोला, बेवकूफ, ए बेवकूफ, मतलब उसे डांट रहा है। खड़ा हो, स्टैंड अप, विशिम, इनको पहले सलाम करो। ये उनके सामने तो तुमने बैठने की जरूरत, मतलब हाउ डू यू सिट इन फ्रंट ऑफ दिस मैन? ऐसे बोला। कौन? वह आदमी। अब केशव का माथा ठंडा, मतलब अब केशव को डर होने लगा। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छीनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की ही कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। इतने में वो व्यक्ति ऐसा बोलते ही केशव को घबराहट हो गई और उसे कुछ अब समझ में आ गया कि, और डर गया, और उसके हाथे से जो छीनी हथौड़े थे वो कांपते हुए वो छूट गए और उठकर वह खड़ा हो गया और सोच ही रहा था कि यह कहीं अकबर बादशाह तो नहीं है। और ऐसा आते ही उसने छुटा, झुककर, जैसे खरगोश डर के मारे आंखें यूं करता है ना, यूं करता है, तो बिल्कुल इसी तरह से वह भी अकबर के सामने ऐसे करते हुए उन्हें सलाम करने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। मतलब ऐसा पहरेदार मतलब क्या, उस वॉचमैन का जो आकर अकबर को ऐसे कहना, या ये दोनों के बीच की जो बात हो रही थी उसे टोकना, अकबर को कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्हें थोड़ा सा
गुस्सा आ गया, उन्होंने खींचकर मतलब क्या है, थोड़ा सा अनईजीनेस बताते हुए पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो लीव अस अलोन, उसने उस वॉचमैन को वहां से जाने का इशारा मतलब जस्ट साइन करते हुए कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हम दोनों कुछ देर यहाँ पर पर्सनली बात करेंगे। कहा किसने? अकबर ने। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। देखो अब इतने में पहरेदार के जाने के बाद में अब केशव थोड़ा सा डर गया, क्योंकि पहले तो वो नहीं जानता था कि ये व्यक्ति कौन है, और उनके सामने वो कुछ भी कर रहा था, वैसे डरकर बोल रहा था, अकड़ कर बोल रहा था, मगर अब उसे थोड़ा सा डर होने लगा, क्योंकि ये कौन है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं। ये सोचकर अब वह परेशान में पड़ गया कि अब मैं इनसे बात करूं या क्या करूं, बैठूं या अपना काम करूं या मैं क्या करूं। अरे भाई, इन्होंने ये सारा काम कौन करवा रहे हैं? बादशाह अकबर ही करा रहे हैं, और मैंने इनसे मतलब देखो बेटा, आजकल आप लोग बड़े लोगों से उतना डरते होंगे या नहीं डरते, मगर उस समय में बड़े लोगों से, जो छोटे लोग होते थे, वो बहुत ही डरा करते थे। तो इसीलिए अब उसे डर हो रहा था, मगर उसका दिल भी धक 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 कर रहा था। पर वह थोड़ी देर बाद में उसका डर चला गया। क्यों चला गया उसका डर? क्योंकि उसे देखकर बादशाह अकबर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, राइट, आगे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। देखिए, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? किसने पूछा? अकबर ने। लड़के ने जवाब दिया, केशव। उसने नपातुला जवाब दिया, मतलब बहुत छोटे से धीमे आवाज में, मतलब सोच समझकर बोला, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? देखिए, अकबर ने क्या पूछा? केशव, मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छीनी का भी इंतजाम करना होगा। मतलब कि उसने मुंह से मतलब हाँ कहकर इशारा किया। तब अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे तुम सिखाना चाहते हो तो एक काम करो, हथौड़ा और छीनी भी लाकर मुझे दो। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छीनी हथौड़ा उठाकर उनके पांव लौट आया। मतलब कि अपनी अकबर ने जब कहा कि मैं ये काम सीखना चाहता हूँ और मुझे हथौड़ा छीनी चाहिए, ऐसा कहते ही केशव खुशी के मारे दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया और हवा की तरह गया, तूफान की तरह आया, आकर अकबर को उल्टे पांव मारा, मतलब तुरंत लौटा, वापिस आकर हथौड़ा और छीनी अकबर को दिया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थरों को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। देखिए, जैसे दोस्त नए दोस्त मिलते हैं तो जो आपस में मिलते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर अकबर उसके पास बैठ गए और बैठकर बोलने लगे, ठीक है भाई, मैं बैठ गया, अब मुझे बोलो क्या करना है। किसने कहा? अकबर ने। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? देखिए, इतने में वहां पर बैठ गया और खुशी से बोला कि माय लॉर्ड, क्या आप ये सब काम कर पाएंगे? जीविता, हाँ, हुजूर, क्या आप यह काम सब करके कर पाएंगे? क्या आपसे होगा? तो अकबर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। तो अकबर ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं बेटा, मैं यह काम जरूर सीख लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, मतलब कि अकबर ने कहा कि मैं यह काम सीख लूंगा, कहते ही अकबर जो हमारा केशव था थोड़ा घबरा गया कि मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप बड़े लोगों के सामने रॉन्ग नहीं बोलते ना। तो आगे देखिए, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा हैं, होकर ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ये शायद आप मतलब आपको शोभा देता है या नहीं देता है, मैं यह सोच रहा हूँ, कहा केशव।
अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? कि मतलब कि देखिए, बादशाह अकबर इतने बड़े होते हुए भी उनके अंदर मानवीयता के गुण भरे हुए हैं। वो क्या कर रहे थे इससे पहले? कोई व्यक्ति काम कर रहा था तो उसका टोकरा उन्होंने धोया, मतलब डलिया मतलब एक टोकरा जो होता है, वो टोकरा भी उन्होंने उठाने में मदद की। और उससे भी क्या ये काम और कम है? पूछ रहे हैं कौन? बादशाह का। मतलब उनके लिए सारे काम बराबर है, कोई काम कम, कोई काम ज्यादा नहीं होता है। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छीनी रखी और जोर से हथौड़े से मार दिया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। मतलब कि उसने क्या किया, जैसे बचपन में उसके पिताजी उसे क्या करते थे, छेनी देते थे और हथौड़ा देकर एक लाइन, मतलब कोयले से एक लाइन मारकर, मतलब एक डिजाइन बनाकर कहते थे कि बेटा इसे मारो। और अकबर को उसने भी कहा कि देखिए, ये मैं करूंगा और ये काम आप कीजिए। तो बेचारे अकबर को तो कुछ पता नहीं है, उन्होंने क्या किया, छेनी ली और हथौड़े से सब कुछ जोर से मार दिया। मारते क्या हुआ, जो लकीर हो रही थी, जो बारीक हो रही थी, वो कुछ ज्यादा गहरी हो गई। अरे रे 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 रे, नहीं नहीं नहीं, इतने में केशव ने कहा, अरे रे रे, मिस्टेक कर दिया आपने। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी नीच कर रखे, वरना तिरछे उड़कर आंखों में चले जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। देखिए, इतने में केशव ने समझाया कि नहीं नहीं, उतनी जोर से नहीं मारना चाहिए, उतनी जोर से मारने से क्या होता है, ये पत्थरों की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये क्या हो सकते हैं, आंखों में उड़ सकते हैं। इसीलिए तो आपकी आंखें भी थोड़ी तरह से बंद करके रखिए, वरना ये आंखों में गिर जाएंगी। तो अकबर बहुत ही मुस्कुराया और कहा कि यस माय बॉस, जी हुजूर। कहा किसको? केशव को। जवाब में केशव मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। तो जब ये केशव थोड़ी देर के लिए अकबर को मुस्कुराता हुआ देखकर भूल गया और कि वह एक छोटा सा बच्चा है और ये बहुत बड़े राजा हैं। ये सब भूलकर उसने सोचा कि अरे ये तो क्या मामूली वाला है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस काम में, कहकर उसे क्या करने लगा, थोड़े बहुत सजेशंस देने लगा। और राजा से थोड़ी भी गलती होती है, अरे आपने क्या कर दिया, दिस इज मिस्टेक भाई, यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू लाइक डू लाइक दिस, अरे यू आर डूइंग मिस्टेक, ऐसे बोलने लगा। तो ये देखकर अकबर मुस्कुरा गए। वह छोटा बच्चा था, मगर वहां पर वो उसका टीचर था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। मतलब कि राजा काम करते करते, आप बोलते हैं छोटा भी काम, ऐसे करना ऐसे करना, ऐसे पूछ रहा था और वह लड़का कह रहा था ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ हाँ ऐसे करो कह ही रहा था। और ऐसे में मजा आ रहा था उन दोनों। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। और ये दोनों अपने अपने कामों में लग गए हैं और आसपास के सारे लोग जितने भी हैं वो उन दोनों को ही घूर कर देख रहे हैं। इनको बिल्कुल इस चीज की, इस बात का पता ही नहीं था। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मतलब कि जो चित्र बनाया हुआ था बिल्कुल उसी तरह से नहीं बना रहा था केशव, कुछ और भी बेहतर बना रहा था उसमें। इसकी वजह से वो और भी अच्छी तरह से लग रहे थे। ठीक है बेटा, ओके, आई एम एंडिंग माय क्लास हियर ओनली।
वेट अ मिनट, अटेंडेंस देकर जाइए बेटा, अटेंडेंस दीजिए।